दोस्तों, आज मैं बताऊंगा बिट्टी मोहंती रेप केस के बारे में। ये घटना घटी थी 2006 मार्च 20 को। बिट्टी मोहंती जो डीजीपी बीपी मोहंती के बेटे, वो दिल्ली में आए थे एक प्राइवेट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से एमबीए करने। वहाँ पे एक जर्मन से लड़की आई हुई थी जो रिसर्च के सिलसिले में, उससे उसकी दोस्ती होती है और फिर प्यार हो जाता है। लेकिन खैर उसके बाद क्या होता है, ये लोग राजस्थान टूर के लिए निकलते हैं 20 मार्च को 2006। 20 मार्च को 2006 को ये लोग अलवर, दिल्ली के नज़दीक एक अलवर पहुंचते हैं और वहाँ अलग अलग कमरे लेते हैं और कहा जाता है कि देर रात बिट्टी मोहंती उसके कमरे में घुसता है और उसे रेप कर देता है। अब इससे वो लड़की बहुत खफा हो जाती है और रात को सुबह होते होते उसने जर्मनी में फ़ोन लगाता है अपने घर में, घर वालों को वो कहती है, और फिर वो उसके जर्मनी से उसकी फैमिली वाले एम्बेसी में फ़ोन करते हैं। फिर एम्बेसी से फिर अलवर पुलिस स्टेशन में फ़ोन आता है कि ऐसा ऐसा हो गया है, आप लोग देखिए, केस देखिए। तो फिर अलवर पुलिस हरकत में आती है क्योंकि एक जर्मन लेडी का सवाल है, मसला है, और डीजी पुलिस का भी बेटा है, तो हाई प्रोफाइल केस है। तो वो लोग 24 घंटे के अंदर उसको पकड़ लेता है। वो रेलवे स्टेशन से वो बिट्टी मोहंती उसके तेवर देख के, उस लड़की के तेवर देख के वहाँ से भाग निकलता है, लेकिन भाग नहीं पाता, रेलवे स्टेशन में पकड़ा जाता है। तो अलवर पुलिस फिर उसको न्यायिक हिरासत में लेती है। फिर उसको वहाँ से फिर उस लड़की फिर दिल्ली लौट जाती है और 21 तारीख को उसका मेडिकल होता है। मेडिकल में साबित होता है कि उसका रेप हुआ है। अब लड़की काफ़ी सदमे में थी, वो अपना बयान दे के वहाँ से फिर जर्मनी लौट जाती है। अब ये फास्ट ट्रैक में ये पूरा केस चलता है और क्योंकि हाई प्रोफाइल केस था, तो 20 तारीख को रेप हुआ और पहली तारीख तक फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस आ गया। तो कोर्ट अदालत सुनवाई करती है, करीब 30 से 40 गवाहों को सुनती है और 21 तारीख से 9 तारीख तक 9 दिन में अपना फैसला सुना देती है। तो इसमें फैसला में उसमें बिट्टी मोहंती को बामशक्कत सज़ा यानी रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर 7 ईयर्स 7 साल की सज़ा होती है और 10,000 रुपये का जुर्माना। इसके बाद फिर उसके वहाँ से आता है, वहाँ से प्रेशर आता है पुलिस के ऊपर, क्योंकि फादर बहुत बड़े ओहदे में थे कि उसे जयपुर सेंट्रल भेजा जाए क्योंकि वो डिप्रेशन में है, उसको इलाज चाहिए। इस बहाने उसको जयपुर जेल भेजा गया। जयपुर जेल में 7 महीने काटने के बाद वो पैरोल के लिए अप्लाई करता है और उसमें उसका फादर बीबी मोहंती डीजीपी वो उसका सिक्योरिटी बनता है, यानी कि जमानत ये उसका जिम्मेवारी लेता है अगर, और उसको 15 दिन का पेरोल मिलता है और उसे कहा जाता है कि आप 7 दिसंबर 2006 को वापस आइए। तो फिर वो कटक जाता है अपने घर। फिर वहाँ से एक रिक्वेस्ट आती है पेरोल बढ़ाने के लिए,
लेकिन रिक्वेस्ट मंजूर नहीं होती। फिर जो है ना, फिर दिन बीतता है, फिर 4 दिसंबर को आता है, लेकिन बीटी मोहंती लौटता नहीं है। फिर जयपुर जेल लौटता नहीं है। फिर इस दरम्यान को ये पुलिस वाले भी थोड़ा ढीला पड़ जाते हैं, क्योंकि पुलिस कनेक्शन, शायद पुलिस कनेक्शन की वजह से, तो फिर वो लोग फिर मीडिया वाले फिर शोर मचाने लगते हैं, ये कैसे ये जर्मन लेडी को रेप करके भाग गया है पेरोल से, उसका फादर हाई ऑफिशियल है इसलिए क्या, तो ये सब सवाल उठाते हैं मीडिया वाले। तो फिर दिल्ली पुलिस फिर कोर्ट जाती है, फिर वहाँ से, दिल्ली नहीं सॉरी जयपुर पुलिस, फिर वहाँ से नॉन बेलेबल वारंट इशू होता है बीबी मोहंती के, यानी बेटे की सज़ा पिता को। तो फिर बीबी मोहंती फिर एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई करता है, और लेकिन एंटीसिपेटरी बेल उसको मिलता नहीं है, और फिर उड़ीसा सरकार हरकत में आती है और उसे रिट्रेंच कर देता है, यानी बर्खास्त कर देती है सरकार, उड़ीसा सरकार। इसके बाद फिर पुलिस वाले फिर कटक पहुंचते हैं ये इस तफ्तीश के उसको खोजने। फिर बीबी मोहंती कहता है मुझे कुछ नहीं मालूम कहाँ पे है बेटा, इस दुनिया में है या नहीं, ये भी मुझे शक है, क्योंकि वो डिप्रेशन में था। कोई बेटा बाप माँ से अलग हो सकता है क्या पेरोल में यहाँ पे आके, तो ये क्या कि वो एक सनसनी फैला दी थी पूरे मुल्क में, देश में। फिर 2007 करते करते 2007 हो गया। 2007 से 2013 तक उसका कोई अता पता नहीं, किसी को कुछ नहीं मालूम। तो ये भी कहा सुनाई में आता था कि उसने वो नेपाल चला गया या कहीं और मुल्क से इस इंडिया के बाहर ही है या सुसाइड कर लिया है। तो खैर फिर 2013 को खबर एक ट्विस्ट आती है इस कहानी में। एक खबर आती है कि वो केरल में वो पाया गया है। तो केरल में पुलिस जाती है, जयपुर पुलिस, तो जाके केरल से वहाँ से वहाँ जाके पकड़ के लाती है जेल में, फिर जयपुर जेल में। अब देखा जाए तो कायदे से 2013 को पूरे होते हैं, वो एक आज़ाद इंसान बन जाता, लेकिन उसका फिर से चालू हो गया जेल और उसके ऊपर पेरोल जम करने के लिए और सज़ा। अब सवाल ये है ये 7 साल कहाँ रहा। अब 2007 को कटक से वो सीधा पहुँचता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में वहाँ एक अनंतपुर में एक जगह है, सत्य साई बाबा उनका एक आश्रम है, बुड्ढापत्ती में जगह है। वहाँ पे जाके नज़दीक में एक मकान लेता है, 1200 रुपये महीने में किराए में लेता है, और अपना हुलिया चेंज करके नए नाम से ज़िंदगी शुरू करता है, राघव राजन नाम से, और सरवर सब मुंडवा लेता है और मूछ रख लेता है, घनी मूछ, तो और धोती कुर्ता पूरा हुलिया बदल लेता है। और फिर वहाँ के सत्य साई टास के स्कूल में के हेडमास्टर के पास जाता है, तो अपना दुखड़ा सुनाता है, कहता है मेरा फादर आंध्र प्रदेश से है, माँ उड़ीसा से है, वो लोग उन लोगों से आपस में बनती नहीं है, वो लोग अलग हो गए और मैं अकेला पड़ गया, तो मेरी ज़िंदगी में कोई खुशी नहीं है। तो फिर वो उनके हेडमास्टर के उसके ऊपर तरस आया, देखा उसके बाद अजीब अजीब बात करता है, ड्रेस करता है, पहनता है, और लेकिन इंटेलिजेंट है, जब उसे साइंस और मैथ्स का पढ़ाने का उसको पढ़ाने की जिम्मेवारी देते हैं। वहाँ पढ़ाता है कुछ महीने पढ़ाने के बाद काफ़ी अच्छा पढ़ाता है, क्योंकि स्टूडेंट काफ़ी अच्छा था। तो फिर उसको फिर उनके जो गुरु थे, मतलब हेडमास्टर, वो कहते हैं आप एक कॉलेज में पढ़ाइए। तो कॉलेज में वहाँ पे पार्ट टाइम लेक्चर का जॉब लगाता है, वहाँ भी अच्छा नाम करता है, उसका मशहूर काफ़ी
लेकिन वो खूब बहुत कम लोगों से मिलता था, खाली काम से काम रखता था। फिर उसके गुरु के मेंटर यानी उनका हेडमास्टर ने कहा तुम MBA कर लो, तुम्हें नौकरी लग जाएगी, तो तुम इंटेलिजेंट हो। तो वहाँ पे सत्य साई बाबा का उनका एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है केरल में, चिन्मय मिशन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। वहाँ उनकी सुपारिश से वो देता है एडमिशन टेस्ट, 31% उसको मिलता है और उसका एडमिशन हो जाता है वहाँ पे। फिर 2007 की बात है, फिर वहाँ से फिर दो साल में, नहीं सॉरी 2009, फिर 2 साल लगता है उसको MBA करने में। MBA करके निकलता है और फिर उनके गुरुजी यानी मेंटर फिर कहते हैं अब तुम PO का एग्ज़ाम दो, SBI PO का एग्ज़ाम देता है, फिर उसमें क्लियर उसमें पास हो जाता है और फिर उसकी नौकरी लगती है SBI केरल त्रिचूर में एज PO। वहाँ पे फिर काम करने लगता है PO। इस दरम्यान वहीं पे SBI एक दूसरे ब्रांच में एक और लड़की थी जिसने उसके साथ एग्ज़ाम दिया था, उससे उसकी दोस्ती होती है और फिर प्यार हो जाता है। फिर वो लड़की उससे शादी के लिए प्रपोज करती है, दबाव देती है, लेकिन शादी के नाम से ही वो घबरा जाता है, क्योंकि अगर शादी की तो उसका पूरा राज खुल जाएगा, उसका नाम उसको मालूम पड़ जाएगा, उसका नाम राजन राघव नहीं है, बिट्टी मोहंती है। वो जयपुर जेल से भागा हुआ है रेप केस में, तो वो पीछे हट जाता है। तो फिर इस दरम्यान PO में वहाँ पे SBI में 1 साल हो जाता है नौकरी का। फिर इस वक्त दरम्यान 2012 में निर्भया केस आता है 16 दिसंबर को। फिर पूरा हर जगह से डिबेट चालू हो जाता है कि रेप विक्टिम्स एंड रेपिस्ट के ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इनकी सज़ा और कड़ी सज़ा होनी चाहिए। और फिर बाकी सब खैर इसमें तो मुजरिम पकड़ा गया है निर्भया केस में, लेकिन बाकी सारे बहुत से केस हैं जहाँ पे मुजरिम पकड़ा, जैसे ये जर्मन लेडी का रेप केस में एक बिट्टी मोहंती, एक DGP बीबी मोहंती का बेटा जो भाग गया था पैरोल में, भागा हुआ है, वो आज तक वो पता नहीं है उसका फोटो सब फ्लैश होता है पूरे देश में। और केरल में भी उसके फोटो सब टीवी में चलता रहता है। तब वो लड़की देखती है, अरे ये इसकी शक्ल तो उससे मिलती है, रमन राघव से। फिर सोचा नहीं हो सकता है 2 आदमी की शक्ल एक तरह की है, हो भी सकता है। फिर उसने कुछ कहा नहीं। फिर उसके बाद फिर ट्विस्ट आती है यहाँ पे, बहुत ही अहम ट्विस्ट। एक गुमनाम लेटर आता है इस बैंक में, SBI बैंक में, कि आपके यहाँ जो राघव राजन काम कर रहा है, असल नाम वो बिट्टी मोहंती है, वो भागा हुआ मुजरिम है, जर्मन लेडी को रेप करके भाग गया है और उसका फर्जी नाम में यहाँ पे काम कर रहा है। तो उसका मैनेजर ने उस लेटर को चुपके से पुलिस को दे दिया। पुलिस ने फिर अपनी तरफ से कार्रवाई शुरू की, तफ्तीश शुरू की और फिर जयपुर पुलिस से संपर्क किया और फ़ोटो मंगाया। फ़ोटो मिल रही थी और फिर उनसे उससे फिंगरप्रिंट चुपके से फिंगरप्रिंट ले लिया, फिंगरप्रिंट भी मैच हो गया। अब उसके फादर को बुलाया गया जो रिटायर्ड थे। अब शुरू में वो कहने लगा नहीं मैं बिट्टी मोहंती नहीं हूँ, मेरा नाम राघव है, रमन राघव है। फिर जब सारे सबूत और दस्तावेज पेश किया गया तो उसने मान लिया कि वो बिट्टी मोहंती है। फिर पुलिस उसको लेके फिर जयपुर जेल पहुंच गई, वापस हो गई। 2013 की बात है ये। अब 2013 में अब 9 मार्च को फिर पहुंच गया वहाँ पे। अब कायदे से अगर वो जेल में रहता तो 2013 को वो आज़ाद इंसान बनता, मतलब उसकी पूरी आज़ादी हो जाती।
लेकिन अब एक तो पेरोल से भागा हुआ है, फर्जी नाम में काम कर रहा था, ये सब केस आ गया। फिर वो जेल में 4 साल जयपुर जेल में उसकी कैद हो गई और रिगरस इम्प्रिजनमेंट, और 4 साल के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसे बेल दे दिया। अब बेल होने के बाद अब ऊपर से पेरोल जंप उसका भी कुछ महीने, फिर जुलाई में उसका पेरोल से वो निकल गया। फिर अब केस का फाइनल फैसला आना बाकी है, लेकिन लगता है 4 साल 7 महीना और इधर से करके करीब 5 साल हो गया, और शायद अब उसकी रिहाई हो जाएगी, कुछ ज़्यादा दिन नहीं और काटना पड़ेगा। अब दोस्तों इस कहानी में बहुत सारी ट्विस्ट है। एक तो ये जो 7 साल वो काटा आंध्र प्रदेश में अपना हुलिया और ये सब पूरा नए नाम से नए आइडेंटिटी लेके, ये क्या ये मुमकिन है? ये इंडिया में उस ज़माने में होता है, अब शायद नहीं होगा। और दूसरी बात है, ये जो लड़की जो थी जर्मन लड़की उसके साथ प्यार होता है और वो उसके साथ सेक्स करता है विथ कंसेंट। और कोई लड़की विथ कंसेंट सेक्स करे और फिर बाद में मुकर जाए तो कोई इंसान कुछ नहीं कर सकता है। तो ये भी एक सोचने वाली बात है। तो इस तरह से तो सेक्स के मामले में दोस्तों काफ़ी चौकन्ना रहना चाहिए, और एक बार नहीं 100 बार सोचना चाहिए, क्योंकि आदमी इस तरह से कहीं भी फंस सकता है। एक और ट्विस्ट जो है, एनोनिमस लेटर जो लेटर जो आया था, जो गुमनाम लेटर, ये लेटर किसने लिखा था? अगर ये लेटर नहीं आता तो शायद वो अब भी वहाँ पे काम करता, और मौका मिलते अगर वो इस देश से बाहर निकल जाता, शायद वो फिर पुलिस के हाथ कभी नहीं लगता। तो दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। ये जो मसला मैंने रेस किया, इसके ऊपर लिखिए। ये सेक्स विद कंसेंट से मुकरना और ये 7 साल हुलिया चेंज करके ये मुमकिन है या नहीं, इसके ऊपर कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।